स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग 50 MCQ प्रश्न देखेंगे जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और जो BPSC ट्री 3.0 का BPSC 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। और इसको चलिए डिटेल से देखते हैं दोस्तों। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों इसको अभी बिहार फेसबुक के पेज से देख रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग इसको लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विटामिन ए, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 का भंडारण करता है। ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, अग्नाशय, लाल रक्त कोशिकाएं। तो यह यकृत लीवर करता है, यकृत लीवर करता है। विटामिन ए रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। लीवर विटामिन ए, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 को भी संग्रहित करता है। पाचन के दौरान जो स्रावित पित्त रस होता है उसे अवशोषित करने के लिए आवश्यक है ताकि शरीर उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है। बोमेंस कैप्सूल किस अंग में पाया जाता है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा किडनी में पाया जाता है। बोमेंस कैप्सूल किडनी में पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक किडनी ट्यूब जैसी संरचनाओं से बनी होती है जिसे नेफ्रॉन यानी रीनल ट्यूबनल कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कप के आकार का ऊपरी शिला जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है उसके अंदर कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ये भी बात याद रखिएगा, यहाँ बहुत बड़े क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियाँ की संख्या कितनी जोड़ी होती है। तो मानव शरीर में जो पसली होती है वह 12 जोड़े यानी 24 ठो होता है, 24 ठो। कुल पसलियाँ 24 होती है जिनमें से 7 जोड़े सच्ची पसलियाँ होती है। अगला प्रश्न है कि दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को सामान्यतः क्या कहा जाता है। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो दलदली वाले क्षेत्रों में जो उगने वाला पौधा होता है उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। और दलदली वाले क्षेत्रों से ही मीथेन गैस CH4 मीथेन गैस यहीं से उत्पन्न होता है। धान के खेत से उत्पन्न होता है जिसको मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि हेलोफाइट वे पौधे हैं जो दलदली या झील के किनारे वातावरण के विशिष्ट होते हैं जिनमें अस्थायी अंग जल स्थल के नीचे मिट्टी या कीचड़ में स्थित होते हैं। लेकिन हवाई अंकुर हवा के लिए पानी के ऊपर उभरे हेलोफाइट एक नामक सहिष्णु पौधा है जो मिट्टी या उच्च लवणता वाले पानी में उगता हो। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग का संश्लेषण बाधित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बायोटीन। बायोटीन विटामिन H और विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा से मानव शरीर में बायोटीन जो हो जाता है वह बाधित हो जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा मानव शरीर में संश्लेषण बायोटीन का दमन का कारण बनेगी। बायोटीन को विटामिन H, विटामिन B7 या विटामिन B8 के रूप में भी जाना जाता है। यह चयापचय प्रक्रियाओं की एक विशिष्ट श्रृंखला में शामिल है जो मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के उपयोग से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि अंतर परमाणु और अंतर आणविक बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत बताना है तो दोनों बल मूल रूप से विद्युत होते हैं, दोनों कम दूरी पर सक्रिय होते हैं और बल दूरी ग्राफ का समान आकार दोनों बलों के लिए समान होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, सभी सही है। अंतर परमाणु और अंतर आणविक बलों के बीच में जो तुलना करने पर अंतर परमाणु और अंतर आणविक बल दोनों मूल रूप से विद्युत होते हैं। अंतर परमाणु और अंतर आणविक बल कम दूरी पर सक्रिय होते हैं। दोनों बलों के लिए बल दूरी ग्राफ समान आकार का होता है। दोनों बल परमाणुओं अणुओं के बीच की जो निश्चित दूरी तक आकर्षक होते हैं। जब उनके बीच की दूरी उस मान से कम हो जाती है तो वह प्रतिकारक हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में मदद विटामिन के करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेफ्टोक्विनोन होता है। विटामिन के एक विटामिन है जो पत्तेदार हरी सब्जियों, ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स में पाया जाता है। शरीर में विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। 1897 ईस्वी में किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज एक आयरिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन खोजा जाने वाला पहला उप परमाणविक कण था। जे थॉमसन वाटरमेलन मॉडल का प्रस्ताव देने के लिए उल्लेखनीय है, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रेडियोथेरेपी में किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो रेडियोथेरेपी में जो उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस है, उसमें रेडॉन का प्रयोग करते हैं। रेडॉन का प्रयोग करते हैं। रेडॉन उत्कृष्ट गैसों में सबसे भारी गैस होता है। सबसे भारी गैस होता है। रेडॉन आवर्त सारणी में एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Rn होता है, जिसका परमाणु संख्या 86 है। यह रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो रेडियम के विघटन से बनती है। रेडॉन सबसे भारी गैसों में से एक है। इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल शैवाल को किस रूप में जाना जाता है? तो लाल शैवाल को रोडोफाइसी के रूप में जाना जाता है। रोडोफाइसी के रूप में जाना जाता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल जो है समुद्री शैवाल का एक वर्ग है जिनमें से अधिकांश लाल रंग के होते हैं, एक फिलामेंट्स या झिल्लीदार मूल आकार के साथ में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा अधिकतम लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश के साथ। 4096.6 किलोमीटर की दूरी टच करती है बांग्लादेश की सीमा से भारत। चलिए देख लेते हैं पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो स्थलीय सीमाओं की जो है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है अफगानिस्तान के साथ सबसे कम दूरी 106 किलोमीटर साझा करता है भारत। और भारत अपनी 4096.7 किलोमीटर भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य है जो इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, भारत के राज्य हैं। और अगर कहे कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा कौन है तो यह त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है कि काचिन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती है? तो काचिन जो पहाड़ियाँ है और ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के काचिन राज्य के परम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। वे भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश स्थित तुमलापल्ली विश्व में किस निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का एक जगह है तुमलापल्ली, विश्व में किसके निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के भंडार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का खोज क्लैप्रोथ ने किया था। तुलापल्ली खदान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा में स्थित तुमलापल्ली गांव में एक यूरेनियम खदान है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा किए गए शोध के नतीजे ने विश्लेषकों को यह निष्कर्ष निकाला कि इस खदान में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। तुमलापल्ली याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? लूनी की सहायक नदी नहीं है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, उसकी जो सहायक बनास नहीं है। बनास जबकि सुकरी, जवाई और खाड़ी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के पास स्थित अरावली पर्वतमाला की पुष्पर घाटी में लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर है।
इसके बाएं किनारे में सहायक नदियों के नाम सुकरी, मिथरी, बांडी, खारी, जवाई, गुहिया है और दाहिने किनारे की सहायक नदियां है सागी और जोजरी। और जो अरावली पर्वत जो माला है विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो यह हो जाएगा लौह यौगिक के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि थर्मल पावर स्टेशन और उसके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल में सही है। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन नई दिल्ली में सही है। सिपत थर्मल पावर जो है छत्तीसगढ़ में सही है, जबकि रिहंद थर्मल पावर पंजाब में है। यह गलत दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चलिए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। रिहंद थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, सिपत छत्तीसगढ़ में, बदरपुर नई दिल्ली में, फरक्का पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। देख लेते हैं, दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य के चिनाब नदी के पार स्थित है। इसे 1986 ईस्वी में चालू किया गया था। 1986 ईस्वी में चालू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया? किस स्थान पर? ऑप्शन है जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई। तो यह बर्नपुर में किया गया था। बर्नपुर यह 1870 में जेम्स एस्कर्निन के द्वारा कुल्टी के जंगलों में लोहा बनाने के लिए छोटे संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें केवल कास्ट आयरन का उत्पादन होता था। बाद में 1926 में कंपनी ने फिर से इसका नाम बदलकर बंगाल आयरन कंपनी लिमिटेड कर दिया। तो बर्नपुर कुल्टी में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है? चेरापूंजी का उपाधि दिया गया या कहा गया है, कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगुम्बे। अगुम्बे को हिल स्टेशन है जिसको दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। अगुम्बे हिल स्टेशन को दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य में है और चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा होने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में एक विधेयक संसद अधिनियम कब बन जाता है? तो जब इसे राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। भारत में विधेयक के लोकसभा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वह 35 वर्ष और अधिकतम कोई इसकी सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। अगला प्रश्न है कि भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? तो भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का अनुच्छेद 30 मददगार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम जो उम्र होता है, आयु होता है, कितना होता है? तो 7.5 महीना होता है। 7.5 महीना अधिकतम होता है और अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत लगाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे उस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है जब संसद सत्र में नहीं है। एक अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह 6 सप्ताह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया? तो यह हो गया था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की रियासत पर पाकिस्तानी कबाइलियों ने आक्रमण किया था और वह श्रीनगर को हड़पने में लगभग सफल रहे थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। सरकार पटेल
सरदार पटेल ने बीपी मेनन को भेजा और उन्होंने हरि सिंह के सामने भारत में विलय की शर्त रखी और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य संकल्प लाया जाना। उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। इसका जो उद्देश्य था प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार ने ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के विस्तार और विधान परिषदों के दायरे को व्यापक बनाने, भारतीय राष्ट्रीय में नरमपंथियों की मांगों को पूरा करने के प्रयास से पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? तो यह 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज यह अपनाई गई थी 1977 में अशोक मेहता समिति। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसमें 13 सदस्य थे और इस समिति ने 1978 में 130 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसी से 20 साल पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जो अभी तक देश में चल रहा है। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों की चयन के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई और इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। के.एम. मुंशी जो संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य भी थे, ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन कलाकृतियों में बांस के औजारों के साथ ही पत्थरों के बने सामान का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कारीगरी ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक तो यह बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं के बाद उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और आचार की जो शिक्षाएं थी वह विनय पिटक में, महात्मा बुद्ध के वचन सुत्त पिटक में और दर्शन सिद्धांत अभिधम पिटक में शामिल है। अगला प्रश्न है कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट राजवंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नान्यदेव। कर्नाट राजवंश के संस्थापक नान्यदेव जो 1097 से 98 ईस्वी के थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमोरवागढ़ को बनाया था। कर्नाट राजवंश 1097 से 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्ण युग कहलाया। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो यह हो जाएगा कनिष्क राजा के समय। कनिष्क राजा के समय में इनको एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ की गई। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है किस पर आधारित है?
तो कौटिल्य के जो पुस्तक है अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक नीति पर, सैन्य नीति पर और राजनीतिक विचार सभी पर यह आधारित है। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के राजनीतिक विचार, सैन्य नीति, आर्थिक नीति विषय पर आधारित है। यह चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य पुस्तक लिखी गई। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और राज्यों के मामलों, आर्थिक नीति और सैन्य राजनीतिक जैसे मामलों में संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया गया? तो यह किया गया था ताम्रलिप्ति का किया गया था प्रयोग। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा और सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भरौच था जहां से समुद्री व्यापार होता था, भरौच। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरिसल अथवा कुलहीन कहा गया है, नीच बताया गया है। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इस कुमार संभव में 17 सर्ग है जिसमें प्राकृतिक चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशनी रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। दसराग युद्ध परुशनी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था जिसमें 10 राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। अगला प्रश्न है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी हो जाएगा जिससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसी 1127 से 1159 के शासनकाल में की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ और शास्त्र पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि राउर केला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी जो राउरकेला पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापना किया गया। इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चला जो पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित था। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1961 में जर्मन फर्म के सहयोग से की गई थी। वहीं पर दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व से किया गया या सहायता से किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी? तो लक्षित वितरण प्रणाली की शुरुआत 1997 ईस्वी में किया था। 1997 ईस्वी में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS ने जून 1997 में पूर्ववर्ती PDS का स्थान ले लिया। नई प्रणाली के तहत गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 स्तरीय सब्सिडी युक्त मूल्य निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि UPI किस आर्किटेक्चर पर बना हुआ है? तो UPI जो आर्किटेक्चर पर बना है उसका नाम है IMPS पर आधारित है। UPI IMPS आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। तत्काल भुगतान सेवा IMPS भारत में एक त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान दिया? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अमर्त्य सेन, इन्हीं को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर भारत में 1999 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है देख लेते हैं इसके बारे में। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक विकल्प सिद्धांत, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अकाल में आर्थिक सिद्धांत और विकासशील देशों के नागरिकों की भलाई के सूचकांक में योगदान दिया और कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर उनके काम के लिए उन्हें 1998 में आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ओपेक का पूर्ण रूप फुल फॉर्म
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। इसका स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था, या इसका स्थापना बगदाद में किया गया था। बगदाद में इसका स्थापना किया गया था, लेकिन इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न है कि ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा वह वित्तीय स्थिति है जिसमें व्यय राजस्व से अधिक होता है या आमतौर पर सरकार के व्यय से संबंधित होता है, न कि व्यवसाय के या व्यक्ति से व्यय से। बजटीय घाटा आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है। यह पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है और प्रमुख विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन का सारांश देता है और सरकार के नीतिगत पहलू और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण IRDA इरडा का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? तो इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका स्थापना 1999 में मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के द्वारा किया गया। यह एक स्वायत्तता निकाय है। यह बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करता है और IRDA को अप्रैल 2000 में एक वैधानिक निकाय के रूप में इसमें शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1935 में यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का द्वितीय बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है, इसकी पहली बार वकालत APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। इस रणनीति की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने जनवरी 2003 में की थी। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण विकास को सशक्त और तेज करना, और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरा योजना को लागू किया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए